नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य नाम से एक अध्याय शामिल किया गया है, जो कि मूल संविधान में नहीं था। जब संविधान का निर्माण किया था उस समय ये चैप्टर संविधान में नहीं था। ये आपातकाल के दौरान भारत सरकार के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। आज हम इसी अध्याय के अंतर्गत नागरिकों के कर्तव्यों पर चर्चा करेंगे। मूल कर्तव्य के अंतर्गत जो कर्तव्य दिए गए हैं वो नागरिकों के लिए हैं, भारतीय नागरिकों के लिए दिए हुए हैं, न कि व्यक्तियों के लिए। वो सिर्फ भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। तो चलिए देखते हैं मूल कर्तव्य का अध्ययन हम इन बिंदुओं की सहायता से करेंगे। पहले हम इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे कि मूल कर्तव्य का अध्याय कब जोड़ा गया है, क्यों मूल संविधान में नहीं था, बाद में ऐसी कौन सी परिस्थिति आई जिसके कारण इनको जोड़ना पड़ा था, और कब इसको संविधान में जोड़ा गया था, और कितने मूल कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में, उन पर एक एक पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद में मूल कर्तव्यों की प्रकृति भी हम देखेंगे। इसके साथ ही मूल कर्तव्य और मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों में संबंधों के बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और मूल कर्तव्यों का विस्तार करने के लिए कई समितियों ने अपनी सिफारिशें दी थी, जैसे वेंकटचलैया आयोग ने, और इसका क्रियान्वयन करने के लिए जे.एस. वर्मा समिति का भी गठन किया गया था। उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि की, कि ऐसे कौन से कारण थे, ऐसी कौन सी बातें थी जिसके कारण संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, इतना भारी भरकम संविधान बनाने के बावजूद मूल कर्तव्य का अध्याय शामिल नहीं किया था। पहला हमारे चर्चा का प्रमुख बिंदु यही रहेगा कि संविधान में आखिर मूल कर्तव्य शामिल क्यों नहीं किए गए। आप जानते हो भारतीय संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रभावित है। उसका बड़ा हिस्सा भारतीय संविधान में लिया गया है, और इसके अलावा अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान का भी भारतीय संविधान पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो न तो ब्रिटेन के संविधान में मूल कर्तव्य का चैप्टर है, न अमेरिका के संविधान में मूल कर्तव्य का चैप्टर है। आप दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक देशों के संविधान को देखोगे, वहाँ पे सिर्फ जापान को छोड़कर किसी भी देश के संविधान में मूल कर्तव्य का अध्याय आपको नहीं मिलेगा। हाँ, जो तानाशाही शासन वाले देश हैं, साम्यवादी प्रणाली वाले देश हैं, जैसे चीन है, सोवियत संघ है, उत्तरी कोरिया है, वहाँ पे ज़रूर उन देशों के संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। लेकिन लोकतांत्रिक देशों में किसी भी देश में सिर्फ जापान को छोड़ के मूल कर्तव्य का अध्याय शामिल नहीं है। तो भारत भी आप जानते हो लोकतांत्रिक देश था, तो भारत ने भी मूल कर्तव्य को अपने संविधान में नहीं लिखा था। तो मूल कर्तव्य कौन सी शासन व्यवस्था के देशों में लिखा जाता है? तो जहाँ तानाशाही शासन प्रणाली होती है, वहाँ पे लोगों के कर्तव्य पर बल दिया जाता है। और आप भारतीय मूल कर्तव्यों को देखोगे, अगर आप उनकी टाइमिंग देखोगे कि कब जोड़ा गया, तो उस समय भारत में जो शासन प्रणाली थी, भारत में जो शासक थे, वो भी लगभग तानाशाही शासन प्रणाली की तरह ही व्यवहार कर रहे थे। आप जानते हो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे, और आपातकाल में लोगों के मूल अधिकार निलंबित कर दिए गए थे, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, प्रेस को सेंसर कर दिया गया था, लोगों की जबरन नसबंदी की जा रही थी। तो ये सारे जो निर्णय थे वो ऐसे लग रहे थे कि इंदिरा गांधी तानाशाह शासन प्रणाली की तरफ बढ़ रही है, और उसी समय उन्होंने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा था। तो इसका मतलब साफ है कि मूल कर्तव्यों की बात लोकतांत्रिक देशों में नहीं की जाती, नागरिक के कर्तव्यों की बात लोकतांत्रिक देशों में नहीं की जाती है। तो कहाँ की जाती है? जहाँ तानाशाही शासन प्रणाली होती है। आप चाहे हिटलर को देख लो,
जर्मनी में चाहे इटली के मुसोलिनी को देख लो, वो नागरिकों के कर्तव्य पर ज़्यादा बल देते थे। हिटलर तो ये कहता था कि जो जर्मनी के नागरिक हैं उनका पहला कर्तव्य जर्मनी के लिए है, जर्मनी के प्रति उनके कर्तव्य हैं। इसी प्रकार मुसोलिनी भी ये कहता था कि जब मैं ये कहता हूँ कि राज्य सब कुछ है, तो न तो राज्य के विरुद्ध कुछ है, न राज्य के बाहर कुछ है, सब कुछ इस राज्य के लिए ही है। व्यक्ति का बलिदान दिया जा सकता है किसके लिए? राज्य के लिए। महत्वपूर्ण कौन है? राज्य है। महत्वपूर्ण राज्य है या व्यक्ति है? महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य के लिए व्यक्ति का बलिदान दिया जा सकता है। राज्य समुद्र की तरह है, व्यक्ति उसमें बूंद की तरह है, तो महत्व किसका हुआ? राज्य का हुआ। और अगर राज्य के लिए कोई व्यक्ति अपना बलिदान करता है तो उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, इस प्रकार की जो बातें की जाती हैं, राज्य को महत्वपूर्ण माना जाता है, लोगों के राज्य के प्रति कर्तव्य की बात की जाती है, वो तानाशाही शासन प्रणाली में ही की जाती है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ऐसा माना जाता है कि जो नागरिक हो वो विवेकशील होते हैं और वो दूसरे लोगों के अधिकारों का सम्मान करते हैं। जब वो अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं तो दूसरे लोगों के समान अधिकार की रक्षा भी करते हैं। और ये कहा जाता है कि अधिकारों में कर्तव्य भी निहित होते हैं। तो लोकतंत्र में ऐसा माना जाता है कि व्यक्तियों को कर्तव्य बताने की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति खुद इतना समझदार होता है कि वो दूसरे के अधिकारों की खुद ही रक्षा करता है। जैसे लोकतंत्र में व्यक्तियों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो जो व्यक्ति इस आज़ादी का प्रयोग करेगा, इस अधिकार का प्रयोग करेगा, तो वो दूसरे के बोलने के अधिकार की भी रक्षा कर लेगा। तो ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र में लोगों को अधिकार दिए जाते हैं, कर्तव्य नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि कर्तव्य अधिकारों का ही दूसरा पहलू है। तो व्यक्ति जब अधिकार का उपयोग करते हैं तो अपने कर्तव्य का भी पालन कर लेते हैं, उनको बाहर से बताने की कर्तव्य की आवश्यकता नहीं रहती है। तो पहला कारण तो ये माना जाता है कि भारत लोकतांत्रिक था, लोगों को अधिकार दिए जाएंगे, कर्तव्य नहीं दिए जाएंगे। पहला कारण तो यही था कि भारतीय मूल संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं किए गए थे। दूसरा कारण ये माना जाता है कि संविधान निर्माता ऐसा सोचते थे कि लोगों में कर्तव्य का विकास परिवार, विद्यालय, विश्वविद्यालय और नागरिक समाज के द्वारा किया जाएगा। इनकी कर्तव्य की संविधान में प्रत्यक्ष उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संविधान तो हर कोई पढ़ता नहीं है। मूल कर्तव्य संविधान में लिखे हुए हैं, 70% लोग संविधान को पढ़ते ही नहीं हैं, तो न तो उनको कर्तव्य का पता चलता है, न वो पालन कर पाते हैं। जबकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विद्यालय नहीं गया हो, जो कॉलेज नहीं गया हो। तो संविधान निर्माता ये मानते थे कि लोगों को अच्छा नागरिक बनाने की शिक्षा परिवार के द्वारा दी जानी चाहिए, विद्यालय के द्वारा दी जानी चाहिए, विश्वविद्यालय के द्वारा दी जानी चाहिए, और जो नागरिक समाज है, समाज में जो संगठन काम करते हैं, वो लोगों को अच्छा नागरिक बना सकते हैं। क्योंकि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसके टीचर के द्वारा जो बातें बताई जाती हैं उनको बच्चा ज़्यादा मानता है और वो बातें हमेशा याद भी रहती हैं। जैसे बचपन में बच्चों को बताते हैं कि राष्ट्रगान जब बजता है तो सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। तो ऐसी बातें बचपन में ही बच्चों के दिमाग में बैठ जाती हैं, फिर वो कर्तव्य के रूप में उनका पालन करते हैं। वही जैसे पर्यावरण संरक्षण है, स्वच्छता है, बंधुत्व है, इस प्रकार के विचार बालकों में स्कूली शिक्षा के दौरान ही पैदा कर देने चाहिए। जैसे बच्चों को कह दिया जाए कि भाई आप एक पेड़ लगाओगे, हर साल लगाओगे या एक महीने में लगाओगे। अब हमेशा अपने चारों ओर के जो घर परिवार है, विद्यालय है, जहाँ रहते हो, उसको साफ सफाई आपको रखना चाहिए। बंधुत्व पैदा करने के लिए बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो सभी धर्मों का सम्मान करें। संविधान निर्माता यही चाहते थे कि लोगों को अच्छा नागरिक बनाने की शिक्षा विद्यालय, परिवार, विश्वविद्यालय के द्वारा दी जानी चाहिए। हर बात को संविधान में नहीं लिखा जाता और संविधान प्रत्येक व्यक्ति पढ़ता भी नहीं है। और दूसरी बात वो ये मानते थे इसी के साथ ही कि सब कुछ लिखना जरूरी नहीं होता है, कुछ बातों को व्यक्तियों को समझना भी चाहिए। जैसे
एक उदाहरण लें अपन, जैसे सिगरेट की डिब्बी पर या जो जर्दा आता है, पुड़िया आता है, सब पर ये लिखा हुआ होता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, लेकिन लोग पढ़ते तो हैं उसको लेकिन समझते नहीं हैं। इसलिए संविधान निर्माता ये मानते थे कि ये चीज़ें समझने की होती हैं, लिख कर अपन किसी व्यक्ति को अच्छा नागरिक नहीं बना सकते। तो ये दो ऐसे कारण थे जिसके कारण संविधान निर्माताओं ने मूल कर्तव्य को संविधान में नहीं लिखा था। अगर लोगों के पास नागरिक सेंस नहीं हो, अच्छी नागरिकता की शिक्षा नहीं हो, तो संविधान में लिखने में कोई बुराई नहीं है, लिखकर भी उनको बताया जा सकता है। इसलिए भारत में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े थे। तो मूल कर्तव्य जोड़े क्यों थे, इसके पीछे आपातकाल की सारी पृष्ठभूमि कार्य कर रही थी। आपातकाल में जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था, जिसमें लोगों को सड़कों पर उतारा गया। लोग सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे, धरने प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। और जयप्रकाश नारायण ने तो पुलिस वालों को, आर्मी वालों को कहा कि आप हथियार त्याग दो, आप हथियारों को रख दो, सरकार का कहना मत मानो। इस प्रकार की बातें जयप्रकाश नारायण के द्वारा की जाती थी। तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि सारे लोग सड़कों पर आ गए हैं, इन लोगों में नागरिक सेंस नहीं है, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि लोगों को उनके कर्तव्य बता सकें। तो आपातकाल की पृष्ठभूमि में ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति का नाम क्या है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कांग्रेस पार्टी के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था और इस समिति का गठन 1976 में किया गया था और इस समिति का मुख्य काम था संविधान का रिव्यू करना। तो इस समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन किया गया था और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही ये मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे। इससे पहले संविधान सभा में भी के.टी. शाह ने मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की बात की थी। किसने बात की थी संविधान सभा में? के.टी. शाह ने। के.टी. शाह ने कहा कि संविधान में मूल कर्तव्य हमें जोड़ने चाहिए। इसी प्रकार एस.एन. अग्रवाल थे, श्रीमन नारायण अग्रवाल, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उनकी पुस्तक का नाम है गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, फॉर फ्री इंडिया। इस पुस्तक में भी उन्होंने मूल कर्तव्यों की बात की थी। श्रीमन नारायण अग्रवाल प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे जो गांधी के विचारों से प्रभावित थे। गांधीवादी नेता संविधान सभा में थे और इनके द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई थी? गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने कहा कि संविधान में मूल कर्तव्य होने चाहिए, मूल कर्तव्यों की उन्होंने बात की थी। तो के.टी. शाह और एस.एन. अग्रवाल के द्वारा मूल कर्तव्यों की बात पहले भी की थी जब संविधान का निर्माण हो रहा था। इसके बाद में हम देखेंगे कि ये मूल कर्तव्य संविधान में आखिर कब जोड़े गए थे। तो जैसा कि आप जानते हो, आपातकाल के दौरान ये मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। आपातकाल में संविधान की समीक्षा हेतु कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति का क्या नाम है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। समिति का गठन, कौन सी समिति का गठन किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति का। और इस समिति का गठन किया गया था 1976 में। कब किया गया था? 1976 में इसका गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था। और इस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। इस समिति की सिफारिश पर भारत में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसी समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया था और इस संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं?
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, डीपीएसपी में, मूल कर्तव्य, न्यायपालिका, संसद, लगभग पूरे संविधान में संशोधन किए गए थे। लगभग 50 अनुच्छेदों में इसके माध्यम से संशोधन किए गए थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और इसी संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और मूल कर्तव्य कहाँ जोड़ दिए? भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में। एक ही अनुच्छेद है 51 क का, जिसके 11 सब क्लॉज हैं वर्तमान में। तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। 42वां संविधान भी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही किया गया था। मूल कर्तव्य भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य भी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। और भाग कौन सा है? 4 क है। अनुच्छेद कौन सा है? मूल कर्तव्य कितने अनुच्छेदों में है? एक ही अनुच्छेद है, 51 क। और उस 51 क में फिर 51 क ABCD ऐसे 11 सब क्लॉज हैं। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी कब जोड़े गए थे और कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कब जोड़े गए तो बात समझ में आ गई। 1976 में जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10 प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कितने कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? वर्तमान में संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो ये 11वां कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 10। तो 11वां कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए माता पिता और अभिभावकों का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। तो इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। इन्हीं में से सवाल अगर आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए कि मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे, किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, कितने जोड़े गए थे, अब कितने हैं, जोड़े गए थे तब कितने थे, पहले 10 थे अब 11 हैं, है ना। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और एक बात और रह गई इसमें, कौन से देश से ये प्रावधान लिया गया है? तो सोवियत संघ से ये प्रावधान लिया गया है। मूल कर्तव्य का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में, ये कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। सोवियत संघ, जिसको पूर्व सोवियत संघ कहते हैं, अभी तो ये क्या हो गया? रूस हो गया है, जिसको पहले USSR बोलते थे या सोवियत संघ बोलते थे। वहां से ये भारतीय संविधान में प्रावधान लिया गया है। इसके बाद में अब हम देखेंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जिसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्योंकि कई बार ये जो मूल कर्तव्य हैं इनसे संबंधित सवाल अनुच्छेदों का मिलान करवाते हैं। मूल कर्तव्य में सवाल कैसे आते हैं? जो 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं अभी वर्तमान में, तो इनका अनुच्छेदों का मिलान करवाते हैं। जैसे 51 के A में कौन सा है, B में कौन सा है, C में कौन सा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। अभी हिंदी में बोलेंगे तो 51 क। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप इसको अंग्रेजी में याद करें, यानी ABCD के हिसाब से याद करें, क्योंकि हम इनके साथ कुछ शब्दों को, कीवर्ड को निकाल के उसको A के साथ जोड़ देंगे। जैसे हम इस क को A बोलेंगे तो इसको ख को B बोलेंगे, इस ग को C, फिर इसको D, फिर इसको E, इसको F बोलेंगे, फिर इसको G, H, I। तो हम ये जो लाइनें दी गई हैं, जो मूल कर्तव्य दिया गया है, उसमें कोई एक ऐसा शब्द निकालेंगे जो A से शुरू होता हो।
तो वो आपको याद रखने में आसानी होगी। जैसे पहले का मैं बताऊं आपको, ए का मतलब यहाँ राष्ट्रगान है, इसको एंथम बोलते हैं, नेशनल एंथम। तो हम इस ए को इससे जोड़ देंगे तो आपको पता लग जाएगा भी राष्ट्रगान कहाँ है, ए वाले में है। फिर अपन बी को किससे जोड़ देंगे, भाई राष्ट्रीय आंदोलन में किसने भाग लिया था, भगत सिंह ने भाग लिया था, बापू ने भाग लिया था। तो भगत सिंह और बापू दोनों बी से शुरू होते हैं, तो हम इसको बी वाले में याद रख लेंगे। भाई बी वाले में क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बातें दी गई हैं। फिर अपने गए को सी से याद रखेंगे। सी का मतलब जैसे यहाँ पे संप्रभुता है, प्रभुसत्ता है। संप्रभुता का वैसे एस से शुरू होता है, लेकिन हम संप्रभुता सी से ऐसे याद रख सकते हैं एसोसिएट लर्निंग के हिसाब से। फिर देश की रक्षा करें, रक्षा क्या होता है, डिफेंस होता है, तो ये डी वाले में है, देखो डिफेंस डी वाले में। और फिर है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व है। समान का मतलब इक्वलिटी होती है, तो इसको अपन ई से याद रख सकते हैं। तो ई वाले में क्या है, समान भ्रातृत्व की बात की गई है। फिर एफ वाले में किसकी बात की गई है, जैसे संस्कृति है, तो संस्कृति के अंतर्गत क्या आते हैं, संस्कृति के अंतर्गत खान पीन आता है, रहन सहन आता है, त्योहार आते हैं, यानी फेस्टिवल आते हैं। तो फेस्टिवल को अपन इसके साथ जोड़ देंगे। तो फिर देखो पर्यावरण है, पर्यावरण को क्या बोलते हैं, पर्यावरण ग्रीन से संबंधित हो सकता है, तो जी वाले में क्या है, पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण। तो ग्रीन का मतलब पर्यावरण वाली बातें इसमें शामिल की गई हैं। फिर एच है, और यहाँ पे शब्द क्या है, जैसे मानववाद है, ह्यूमनिज्म है, तो इसको एच से जोड़ देंगे। भी एच वाले में क्या है, मानववाद है ना। इसी प्रकार जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं, इस प्रकार देखो 2-3 और दिए गए हैं नीचे, देखो नीचे 2 और दिए गए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे यहां तक तो अपने देख लिया, फिर ये जे आ गया, एस तक तो देख लिया था अपन ने, एस तक तो देख लिया, फिर ये जे आ गया, फिर ये के आ गया। तो आई है, यहाँ पे आई को क्या किससे जोड़ेंगे अपन, संपत्ति से जोड़ लेंगे। भाई संपत्ति की सुरक्षा करेंगे, तो कौन सी संपत्ति की सुरक्षा करेंगे, चल संपत्ति की करेंगे या अचल संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। तो हम यहाँ पर अचल संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। भाई कोई भवन बना हुआ है, कोई सरकारी स्मारक बना हुआ है, तो वो क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, अचल संपत्ति। तो आई से अपन संपत्ति को जोड़ देंगे। फिर यहाँ देखो व्यक्तिगत और सामूहिक है, सामूहिक का मतलब जॉइंट हो गया, तो जे को किससे जोड़ देंगे, जॉइंट से जोड़ देंगे, है ना। और फिर आता है माता पिता और संरक्षक। तो जो हमारे माता पिता होते हैं, इसके अलावा हमारा संरक्षक होता है। संरक्षक कौन होता है, काका होता है, ताऊ होता है। तो काका को किससे जोड़ देंगे, के से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हम एक एक मूल कर्तव्य को इन ABCD के अक्षरों से जोड़ देंगे। इसलिए मैंने कहा है कि आप इनको ABCD के हिसाब से याद कीजिए। तो चलिए अपन एक एक की बात करते हैं। ये शायद आपको साफ नहीं दिख रहा है, आगे लिखे हुए उनसे हम चर्चा करते हैं। देखो पहला जो मूल कर्तव्य दिया हुआ है वो है 51 A और स्मॉल a, ये दिया हुआ है यहाँ पे। 51 A के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कर्तव्य दिए गए हैं। किसको कर्तव्य दिए गए हैं, नागरिकों को, न कि लोगों को, न व्यक्तियों को। ये सारे कर्तव्य किसके हैं, नागरिकों के हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक का है। भाई भारत में जो लोग रह रहे हैं वो सारे भारत के नागरिक नहीं है। भारत में तो कोई अमेरिका का व्यक्ति भी रह रहा है, चीन का भी रह रहा है, जापान का भी रह रहा है। तो ये कर्तव्य उनके लिए नहीं है। किसके लिए हैं, ये भारत के नागरिकों के लिए हैं। तो पहली बात तो ये है, पहला आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कर्तव्य किसके लिए हैं, भारत के नागरिकों के लिए हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं पहला कर्तव्य क्या है, जो 11 कर्तव्य दिए गए हैं। तो पहला कर्तव्य दिया गया है, देखो पहला कर्तव्य क्या बात कहता है, ये 51 A के अंतर्गत दिए गए हैं। और ए के अंतर्गत पहला कर्तव्य क्या है, ये ए है। तो इसमें कहा गया कि संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें और संविधान के आदर्श और आदर्श संस्थाएं, राष्ट्र ध्वज
और राष्ट्रगान का आदर करें। हमारे आदर्श क्या हैं भाई? संविधान तो हम पढ़ ही रहे हैं, इसका जो इसमें संस्थाएं हैं, विधियां हैं, कानून हैं, उन सब का हमें सम्मान करना ही है। भाई संविधान के आदर्श क्या हैं? संविधान के आदर्श हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय। ये संविधान के आदर्श हैं। तो हमें सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, सबकी स्वतंत्रता देनी चाहिए, सबके साथ बंधुत्व का व्यवहार करना चाहिए और समाज में हमें न्याय स्थापित करनी चाहिए। संस्थाएं कौन सी हो गई? चुनाव आयोग हो गया, मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, न्यायपालिका हो गई, जुडिशरी हो गई, पार्लियामेंट हो गई, है ना, और ईडी हो गई, ईडी हो गई, सीबीआई हो गई। ये सारी क्या है? संविधान की संस्थाएं हैं। यूपीएससी हो गई, आरपीएससी हो गई, है ना, सूचना आयोग हो गया। ये सारी हमारी संस्थाएं, इन संस्थाओं को हमें गालियां नहीं देनी है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि यूपीएससी में सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ पे भर्तियां सही नहीं हो रही हैं, चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, संसद में चोर उचक्के बैठे हुए। ये बातें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें इन संस्थाओं का क्या करना चाहिए? हमेशा आदर करना चाहिए। राष्ट्र ध्वज आप जानते हो, तिरंगा है, राष्ट्रगान जन गण मन, इन सब का हमें आदर करना चाहिए। तो पहला जो 51A के अंतर्गत जो स्मॉल ए है, इसको याद कैसे रखोगे भाई? ए में क्या है? तो ए में आप ए से एंथम याद रख सकते हो। एंथम का मतलब होता है गान, राष्ट्रगान। तो ए वाले में किसकी बात दी गई है? राष्ट्रगान की बात दी गई है। ए को किससे याद रख सकते हो? एंथम से याद रख सकते हो, नेशनल एंथम। तो ए वाले में क्या दिया हुआ है? एंथम दिया हुआ है, तो इसके साथ राष्ट्रध्वज आ जाएगा, संस्थाएं, आदर्श और संविधान आ जाएगा। इसके बाद में आता है 51A और स्मॉल बी। दूसरा क्या आता है? 51A तो है ही, ए के अंतर्गत ये सारे दिए हुए हैं, और इसके बाद में 51A आता है, 51A और यहाँ पे बी। बी में क्या दिया हुआ है देखो? स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को क्या करें? हृदय में संजो के रखें, हृदय में संजोए रखें। और क्या करना है संजोए रखने के अलावा? और देखो, उनका पालन करें। और क्या करना है? हृदय में संजो के रखना है और उनका पालन करना है। ये दो चीजें दी गई हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रेरित करने वाले आदर्श हैं, उनको हृदय में संजोए रखें। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श कौन हैं? और वे आदर्श किसके द्वारा दिए गए थे? आदर्श हैं भाई, समाज में समानता की स्थापना करना, समाज में विषमता को समाप्त करना, गरीबी दूर करना, शोषण से लोगों को मुक्ति दिलाना। ये क्या है? हमारे उच्च आदर्श थे राष्ट्रीय आंदोलन के। और ये किसके द्वारा दिए हुए थे? गांधी के द्वारा, नेहरू के द्वारा, पटेल के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। ये सारे इनके आंदोलन, इनके द्वारा ये आदर्श दिए हुए थे। तो इसको हम अब कैसे याद रख सकते हैं? इनको क्या करना है? हृदय में संजो के रखना है। भाई हृदय में संजो के रखने का मतलब क्या है? आपको कोई बहुत प्यारी चीज हो, उसको आप बहुत संभाल कर रखते हैं। जैसे आपके पास एक तो आपकी पानी की बोतल है, और दूसरा आपके पास किसी के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट है। किसको आप बहुत ध्यान से रखोगे? जिसको बहुत ध्यान से रखोगे, जिसका बहुत ध्यान रखोगे, वो क्या होता है? हृदय में संजो के रखना। पानी की बोतल इधर उधर फेंक के रखते हो, अपना जो बैग होता है उसको फेंक के रखते हो, लेकिन मोबाइल को हमेशा अपने पास रखते हो, या किसी का जो गिफ्ट दिया होता है उसको आप बहुत ध्यान से रखते हो। तो उसको क्या बोलते हैं? हृदय में संजो के रखना। और पालन करना मतलब पालन तो करना ही है, हर चीज का मानना है उसको।
तो ये बी के अंतर्गत आता है। अब इसको याद रखने के लिए कैसे रखोगे भाई, बी वाले में क्या दिया हुआ है। तो राष्ट्रीय आंदोलन में किसने भाग लिया था? भगत सिंह ने भाग लिया था, बापू ने भाग लिया था। किसने लिया था? बापू ने। बापू मतलब महात्मा गांधी ने या भगत सिंह। तो इनके नाम से आप ये याद रख सकते हो कि भाई इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था, बापू ने या भगत सिंह ने। तो बी वाले में क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बातें दी हुई हैं। फिर हम बात करेंगे सी की। 51A सी में क्या दिया हुआ है देखो। 51A सी में 51A सी में क्या दिया हुआ है? भारत की प्रभुता, 3 शब्द हैं इसमें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता। अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण रखें, अक्षुण्ण रखें। तो शी वाले में क्या दिया गया? प्रभुता, एकता और अखंडता। किसकी? भारत की। यहाँ भारत शब्द भी नाम दिया हुआ है। तो इसकी रक्षा करनी है और इसको अक्षुण्ण रखना है। तो प्रभुता का मतलब भारत की सर्वोच्च शक्ति, संप्रभुता बोल सकते हैं, प्रभुता बोल सकते हैं, सॉवरेंटी बोल सकते हैं अंग्रेजी में। संप्रभुता का मतलब होता है, प्रभुता का मतलब ये होता है कि भारत की सर्वोच्च शक्ति। भारत में सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? भारत सरकार के पास है। बाकी सारे संगठन, सारी पार्टियां, सारे लोग किसके नीचे हैं? उस भारत सरकार के नीचे ही हैं। तो संप्रभुता का मतलब राज्य की सर्वोच्च शक्ति जिसके आदेशों का सभी पालन करते हैं। और बाहरी रूप में क्या होता है? वो स्वतंत्र होती है। भाई भारत सरकार किसी दूसरे देश के अधीन कार्य नहीं कर रही है। न भारत सरकार अमेरिका के कहने के अनुसार काम कर रही है, न ब्रिटेन के कहने के अनुसार काम कर रही है, न बीजेपी के कहने के अनुसार काम कर रही है, न किसी आतंकवादी संगठन के कहने के अनुसार काम कर रही है। यानी सर्वोच्च कौन है? भारत की सरकार है। तो प्रभुसत्ता का मतलब होता है, प्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। तो भारत की सर्वोच्च शक्ति। एकता का क्या मतलब होता है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो एक होना चाहिए। यानी एकता का जो विचार है वो भौगोलिक विचार है। भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक होना चाहिए, पूरा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो। और अखंडता क्या होती है? मनोवैज्ञानिक होती है। पूरे भारतवासी कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने आप को भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ माने, उसको क्या बोलते हैं? अखंडता बोलते हैं। तो एकता तो क्या होती है? भौगोलिक विचार होता है कि भौगोलिक रूप से हम एक रहें। और अखंडता क्या होता है? मनोवैज्ञानिक विचार होता है, भावात्मक विचार होता है कि हम भावात्मक रूप से सारे एक हों। एकता का मतलब यूनिटी और अखंडता का मतलब इंटीग्रिटी। ठीक है। एकता का मतलब भौगोलिक विचार, पूरा देश अखंड भारत हो, कोई टुकड़ा भारत से पृथक नहीं हो। और अखंडता का मतलब क्या होता है? सारे भारतवासी मनोवैज्ञानिक रूप से एकता महसूस करें, आपस में जुड़े हुए महसूस करें। तो अखंडता का विचार मनोवैज्ञानिक है, एकता का विचार भौगोलिक विचार है। प्रभुसत्ता का मतलब, प्रभुता का मतलब भारत की सर्वोच्च शक्ति। तो उसकी रक्षा करनी है, अक्षुण्ण इसको बनाए रखना है। अब इसको सी के साथ कैसे एसोसिएट करेंगे, कैसे याद करेंगे कि सी वाले में क्या दिया हुआ है? तो प्रभुसत्ता को सॉवरेंटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉवरेंटी। तो शुरू तो एस से होता है, आप याद करने के लिए इसको सॉवरेंटी सी से शुरू कर सकते हैं। सॉवरेंटी प्रभुसत्ता का अंग्रेजी शब्द है, तो इसलिए आप सी के साथ इसको सॉवरेंटी के साथ याद कर सकते हो। यानी सी वाले में क्या दी हुई है? प्रभुसत्ता, प्रभुता दी हुई है, संप्रभुता दी हुई है। फिर आता है अनुच्छेद 51A(D). 51D में क्या दिया हुआ है? 51D में कहा गया है कि देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें एवं आह्वान किए जाने पर
आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। भाई अनुच्छेद 51C में तो भारत नाम दिया हुआ था, यहाँ पे देश नाम दिया हुआ है, कंट्री दिया हुआ है, यहाँ पे राष्ट्र नाम दिया हुआ है, तो आप इनको भी ध्यान रखें। तो देश की क्या करनी है, रक्षा करनी है, और आह्वान किए जाने पर क्या करनी है, सेवा करनी है। तो इसको आप डी वाले के साथ कैसे याद रखोगे, डी का मतलब होता है डिफेंस, डिफेंस करना है अपने को, किससे, देश का, यानी रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है। इसका मतलब डी वाले में क्या दिया हुआ, डिफेंस से संबंधित बात दी हुई है। ये सरल सा आसानी से याद कर सकते हो, लेकिन इसमें दो शब्द हैं, जैसे इसमें देश भी दिया हुआ है और यहाँ पे राष्ट्र दिया हुआ है। राष्ट्र भी क्या होता है, एक मनोवैज्ञानिक विचार होता है, भावात्मक विचार होता है। राष्ट्र का मतलब क्या होता है, किसी भूभाग में रहने वाले लोगों के बीच में मनोवैज्ञानिक एकता का विचार होता है। यानी किसी भूभाग में रहने वाले लोग अगर अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें, किसके कारण, समान भाषा के कारण, समान इतिहास के कारण, समान संस्कृति के कारण, अगर वो एक महसूस करें, इसका मतलब क्या है, वो एक राष्ट्र है। तो राष्ट्र भी क्या एक भावात्मक विचार है, मनोवैज्ञानिक विचार है। जबकि देश या राज्य क्या होता है, प्रशासनिक विचार होता है, कि जब किसी राज्य में न्यायपालिका, कार्यपालिका, पुलिस, आर्मी ये स्थापित हो जाती है तो वो राज्य बन जाता है, देश बन जाता है। राष्ट्र कब बनता है, जब किसी भूभाग में रहने वाले लोग आपस में मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करें, एक महसूस करें, तो उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्र बोलते हैं। तो जहाँ राज्य स्थापित हो जाता है, जरूरी कि वहाँ राष्ट्र बन ही जाए। राष्ट्र का मतलब सभी लोगों में मनोवैज्ञानिक एकता का विचार हो, भावात्मक रूप से वो जुड़े हुए हो। तो यहाँ किसकी बात की गई है, देश की रक्षा की बात की गई है, डिफेंस की बात की गई है। तो डी वाले में किसकी बात की है, डिफेंस की, किसकी, देश की। और सेवा किसकी करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है। कब करनी है, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, या कोई विपत्ति आ जाए, या सेना में आपको बुलाया गया है तो वहाँ आप सेवा कर सकते हो। फिर आता है अनुच्छेद 51A(E). फिर आता है अनुच्छेद 51A(E). इसमें कहा गया है कि भारत के सभी लोगों में समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, तथा धर्म, भाषा, क्षेत्र एवं वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करें। इन आधारों पर भेदभाव न करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। कौन सी प्रथाओं को त्याग करना है, कौन सी प्रथाओं का त्याग करना है, जो महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध हो, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। अनुच्छेद 51A(E) किसकी बात करता है, 51A(E) समरसता स्थापित करने की बात करता है और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करने की बात करता है। क्यों करता है, क्योंकि भारत में विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। भारत बहुलतावादी देश है, जहाँ पे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बहुत ज़्यादा विषमताएं पाई जाती हैं। तो इन विषमताओं के आधार पर भेदभाव करने की मनाही की गई है और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करने की बात की गई है। भ्रातृत्व का मतलब क्या होता है, पूरे देश को आप अपना परिवार माने। जैसे आप अपने किसी भाई के प्रति अनुराग रखते हैं, भाई के प्रति लगाव रखते हैं, वैसे पूरे देशवासियों के प्रति आपको लगाव और अनुराग रखना है। सभी को अपना ही भाई मानना है, परिवार का सदस्य मानना है। और
इन आधारों पर भेदभाव नहीं करना है। तो इन शब्दों को भी आप ध्यान में रखिए। धर्म के आधार पर भाषा, क्षेत्र और वर्ग की बात की गई है 51A में। तो इन आधारों पर लोगों के साथ भेदभाव मत कीजिए, सभी को अपना भाई की तरह मानिए, परिवार की तरह मानिए, और ऐसी प्रथाओं का त्याग कीजिए जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। इसकी बात इसलिए की गई है क्योंकि भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव बहुत होता है, लिंग के आधार पर भेदभाव ज़्यादा किया जाता है, उनका शोषण होता है। कई ऐसी समाज में प्रथाएं प्रचलित हैं जिसके कारण उनका शोषण होता है। तो उन प्रथाओं को त्यागने की बात की गई है ताकि महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा की जा सके। तो यहाँ भी देखो भारत शब्द है, कौन कौन से कीवर्ड हैं, भारत दिया हुआ है, समान भ्रातृत्व की भावना दी हुई है, 4 ये कीवर्ड दिए, धर्म, भाषा, क्षेत्र और वर्ग की बात, और महिलाओं के सम्मान की बात की गई है। तो यहाँ पे ई को किसके साथ जोड़ोगे? अब जैसे भ्रातृत्व का तो होता है, ब्रदरहुड होता है, और यहाँ पे सम्मान दिया हुआ, तो इसके साथ जोड़ सकते हो इक्वल ब्रदरहुड। इक्वल ब्रदरहुड की बात की गई है, समान भ्रातृत्व की बात की गई है। भ्रातृत्व का मतलब सभी देशवासियों को अपना परिवार मानना। जैसे आप अपने भाई को प्रेम करते हैं, अनुराग करते हैं, वैसे सभी देशवासियों के साथ उसी प्रकार का प्रेम और अनुराग करना है। तो ई को आप इक्वल ब्रदरहुड के साथ जोड़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। ई वाले में क्या है? समान भ्रातृत्व, इक्वल ब्रदरहुड की बात की गई है। फिर आता है अनुच्छेद 51 AF। 51 AF आता है। इसमें किसकी बात की गई है? अनुच्छेद 51 AF में किसकी बात की गई है? सामासिक संस्कृति की बात की गई है। सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यानी संस्कृति का महत्व समझें और इसका क्या करें? परिरक्षण करें। तो यहाँ पे शब्द दिया हुआ है सामासिक संस्कृति, यही कीवर्ड है इसमें। सामासिक का मतलब क्या होता है भाई? संस्कृति का क्या मतलब होता है भाई? अपना रहन सहन हो गया, खान पीन हो गया, नृत्य हो गया, त्योहार हो गया, है ना। इस प्रकार की जो चीजें वो हमारी संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। वेशभूषा हो गया, रहन सहन, खान पीन, त्योहार हो गए, नृत्य हो गया, संगीत और गीत हो गया, है ना, और वेशभूषा हो गई। इस प्रकार की बातें हो गई इसमें। तो अब सामासिक का क्या मतलब होता है? सामासिक का मतलब होता है मिली जुली। सामासिक का मतलब होता है मिली जुली। मिली जुली का मतलब देश में जितने भी प्रकार के लोग रहते हैं उनके सबके रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा, त्योहार, नृत्य, संगीत अलग अलग हैं। तो उनके सबका महत्व अपने को समझना है, सबका सम्मान करना है। सामासिक का मतलब मिली जुली संस्कृति। मिली जुली का मतलब सभी देशवासियों की जो संस्कृति है, जिसको हम गंगा जमुना तहजीब बोलते हैं। गंगा जमुना तहजीब, जिसको हम गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं। यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की संस्कृति क्या होती है? सामासिक संस्कृति होती है। सब लोगों की संस्कृति को, महत्व को ध्यान में रखना है और उसका परिरक्षण करना है। किसी के विचार अपने विचार या अपनी संस्कृति, अपना धर्म किसी दूसरे लोगों पर थोपना नहीं है। सभी की संस्कृति का क्या करना है? परिरक्षण करना है। तो इसको क्या बोलते हैं? सामासिक संस्कृति। सामासिक का मतलब सबकी मिली जुली संस्कृति। अब इसको एफ से कैसे याद रखेंगे? देखो, एफ को याद रख सकते हैं, जैसे संस्कृति में क्या आता है? त्योहार आता है। तो त्योहार को क्या बोलते हैं? फेस्टिवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस्टिवल। तो एफ वाले में क्या है? सामासिक संस्कृति यानी फेस्टिवल की बात की गई है, संस्कृति की बात की गई है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, एफ वाले को फेस्टिवल के साथ इसको एसोसिएट लर्निंग कर सकते हो। इसके बाद में आता है 51AG। एफ के बाद में क्या आएगा? 51A। एफ के बाद में क्या आएगा? 51AG। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है?
51 ए जी। इसमें दिया हुआ है प्राकृतिक पर्यावरण तथा वन, झील, नदी और वन्य जीव, इनकी रक्षा करनी है तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना है। तो इसमें जो कीवर्ड है वो प्राकृतिक पर्यावरण हो गया, वन, झील, नदी और वन्य जीव, 4 ये शब्द इसके कीवर्ड हैं। तो इनको भी आपके ध्यान में रखना चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं भाई जी वाले में 51 जी में कौन सा शब्द नहीं है, कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब किससे संबंधित है? ग्रीन हो गया। इसको कैसे याद रखेंगे? ग्रीन के नाम से। ग्रीनरी कहाँ होती है? पर्यावरण में होती है। तो जी को किसके साथ याद रख सकते हैं? ग्रीन के साथ। यानी पर्यावरण की बात कहाँ की गई है? जी वाले में की गई है। ये शब्दों को आपको ध्यान में इसमें रखना है कि वन है, नदी है और झील है और वन्य जीव है। ये 4 इसमें कीवर्ड प्रमुख हैं। इसके बाद में अगला मूल करते हुए आता है 51 ए एच। 51 ए एच, इसमें क्या कहा गया है कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। ये मूल कर्तव्य व्यक्तिगत विकास के लिए कहता है। ये जो मूल कर्तव्य दिया गया है एच वाला, ये भारत के नागरिकों को अपना व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरित करता है, व्यक्तिगत विकास के लिए कर्तव्य करने की प्रेरणा देता है। इसमें क्या कहते हैं? वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या मतलब होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है तर्क वितर्क करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है हर चीज को संदेह से देखना, यानी किसी चीज पर अंधविश्वास नहीं करना। जैसे कई लोग करते हैं, काले टिक्के लगाते हैं, कई जादू टोना करते हैं, कई काला जादू करते हैं, कई भूत प्रेत की बात मानते हैं। इन चीजों से हमें दूर रहना है। भूत प्रेत, झाड़ जंफाड़, काला टीका, जादू, इनकी बात नहीं करनी, इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। और हर चीज को वैज्ञानिक तरीके से सोचना है, हर चीज पर संदेह करना है, उसको तर्क वितर्क के माध्यम से समझना है। किसी बात पर हमें इसलिए विश्वास नहीं करना चाहिए कि कोई व्यक्ति कह रहा है। उस चीज को आप खुद जांचिए, परखिए, देखिए, समझिए, फिर उस पर विश्वास कीजिए। तो इसको क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण बोलते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है हर चीज को, हर बात को तर्क और प्रमाण के द्वारा समझना और उसको मानना, न कि किसी चीज पर अंधविश्वास करना। दूसरा है मानववाद। मानववाद का मतलब होता है प्रत्येक मानव के प्रति मानवीयता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, उसके प्रति संवेदनशीलता हमें दिखानी चाहिए। और फिर आता है ज्ञानार्जन और सुधार। ज्ञानार्जन का मतलब लगातार ज्ञान अर्जित करना। एक बार आपने ज्ञान प्राप्त करके कोई सफलता प्राप्त कर ली तो फिर रुकना नहीं है, लगातार ज्ञान अर्जित करना है और अपने में सुधार करना है, क्योंकि हर व्यक्ति में कमियां होती है, तो लगातार व्यक्ति को सुधार करते रहना चाहिए। इसकी बात इसमें एच वाले में की गई है। अब इसको एच को किसके साथ जोड़ेंगे? इसको हम मानववाद के साथ जोड़ देंगे। मानववाद को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ह्यूमनिज्म। तो ह्यूमनिज्म में किसकी बात की गई है? एच वाले में, यानी मानववाद की बात की गई है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की गई है। तो इसमें एच वाले में किसकी बात की गई है? मानववाद, ह्यूमनिज्म की बात की गई है। तो याद रख सकते हो एच वाले का मतलब ह्यूमनिज्म। एक एक मूल कर्तव्य का एक एक की पॉइंट याद कर लोगे तो आराम से उसमें कर सकते हो। जहाँ कई शब्द दिए होते हैं तो उन शब्दों को याद करना है, जैसे इसमें वन, झील, नदी, वन्य जीव दिया हुआ है। फिर देखते हैं, आइए 51 ए आई। ये कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें
सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब भाई जैसे कोई ट्रेन है, स्कूल है, सरकार की जो संपत्ति है, जो लोगों की सुविधा के लिए, सार्वजनिक सुविधा के लिए बनाई गई हैं, बस, रोडवेज बसें हैं, मेट्रो है, स्कूलें हैं, हॉस्पिटल है, सड़क है, तो इस प्रकार की चीज़ें क्या होती है, सार्वजनिक संपत्ति होती हैं। तो उनको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। भाई कहीं स्कूल के शीशे तोड़ दिए, कहीं स्कूल के पंखे तोड़ दिए, स्कूल की दीवार की खराब कर दी, ट्रेनों के शीशे तोड़ दिए, इस प्रकार ट्रेनों को आग लगा देना, सरकारी बसों को आग लगा देना, सरकारी भवनों को आग लगा देना, इस प्रकार की कार्यवाही हमें नहीं करनी चाहिए और हिंसा से हमेशा दूर रहने चाहिए। हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे बोलने से, हमारे कार्यों से समाज में हिंसा भड़क जाए। हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे बोलने से या हमारे कार्यों के करने से समाज में हिंसा भड़क जाए, हिंसा उत्पन्न हो जाए, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल जाए। ऐसा कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो अब इसको किससे जोड़ेंगे? यहाँ पे आई लिखा हुआ है, यहाँ पे संपत्ति लिखा हुआ है। तो संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक चल संपत्ति होती है, दूसरी अचल संपत्ति होती है। चल संपत्ति तो कौन सी होती है? जैसे पैसे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। अचल संपत्ति जैसे कोई सरकारी भवन है, कोई विद्यालय है, हॉस्पिटल है, तो उनको क्या बोलते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आई को किसके साथ जोड़ देंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति की क्या करना है? सुरक्षा करनी है, हिंसा से दूर रहना है। तो याद रह जाएगा ये आई वाला। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 51 ए और जे। आई के बाद में क्या आता है? जे आता है। तो इसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप में सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ना है। उत्कृष्टता की ओर बढ़ना है ताकि राष्ट्र निरंतर प्रगति कर सके। तो अनुच्छेद 51 ए जे किसकी बात करता है? कि हमें व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी उत्कृष्टता की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे राष्ट्र भी हमारा आगे बढ़ सके। उत्कृष्टता की ओर बढ़ने की बात करता है इसमें व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी, क्योंकि जब हम व्यक्तिगत रूप से उत्कृष्टता की ओर बढ़ेंगे, उसी से ही फिर समाज को आगे ले जाएंगे। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जब मेहनत करेगा, प्रत्येक व्यक्ति उत्कृष्टता की ओर बढ़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति अपना विकास करेगा, तो समाज का विकास हो जाएगा, और जब समाज का विकास होगा तो राष्ट्र अपने आप ही विकसित हो जाएगा। आप जानते हो जापान एक छोटा सा देश है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में वो अमेरिका को भी टक्कर देता है, क्योंकि वहाँ के लोगों में किसकी भावना है? राष्ट्र प्रेम की भावना है, और वहाँ के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, जिससे उनका देश भी विकास की तरफ बढ़ रहा है। तो अनुच्छेद 51 ए जे हमें भी कहता है कि हमें व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, यानी एक व्यक्ति को भी प्रयास करना है आगे बढ़ने का, और समूह के रूप में भी आगे बढ़ने का प्रयास हमें करना है, ताकि हमारा राष्ट्र निरंतर प्रगति कर सके। क्योंकि जो राष्ट्र बनता है वो व्यक्तियों से मिलकर बनता है, और व्यक्ति जब प्रगति करते हैं तो राष्ट्र अपने आप ही प्रगति करता है। तो इसमें दो बातें की गई है, व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल भी और सामूहिक। तो यहाँ पे देखिए, अब जे को किसके साथ जोड़ सकते हैं अपने? भाई कौन सी कार्य करनी? जॉइंट एक्शन करना है हमें। क्या करना है? जॉइंट एक्शन की बात की गई है, यानी व्यक्तिगत प्रयास भी किए गए हैं
और सामूहिक प्रयास भी किए गए हैं। तो सामूहिक को क्या बोलते हैं? जॉइंट, और प्रयास क्या हो गए? एक्शन। तो इसको हम जे वाले को कैसे याद रखेंगे? जॉइंट एक्शन करेंगे। किसके लिए? आगे बढ़ने के लिए, ताकि हमारा राष्ट्र भी आगे बढ़ सके। तो जे वाले को जॉइंट एक्शन से याद रख सकते हो कि जे में क्या दिया गया है? जॉइंट एक्शन, सामूहिक गतिविधि के माध्यम से आगे बढ़ने की बात की गई है। इसके बाद में आता है 51 के। 51 ए के, ये जो अनुच्छेद है ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये याद रखने की बात है कि बाद में कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया है? 51 ए के। और इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक, माता पिता और संरक्षक क्या करेगा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या प्रदान करेगा? शिक्षा प्रदान करेगा। प्रत्येक माता पिता और संरक्षक का एक कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगा। वे माता पिता भी प्रदान करेगा और संरक्षक भी प्रदान करेगा। संरक्षक कौन होता है? माता पिता के अलावा जो हमारा बड़ा होता है वो हमारा संरक्षक होता है। तो क्या काका भी हमारा संरक्षक होता है क्या? चाचा, जिसको हम काका बोलते हैं, वो भी हमारा संरक्षक हो सकता है। तो के को किससे याद रख सकते हो? काका से याद रख सकते हो, यानी संरक्षक की बात की गई है। या फिर याद रख सकते हो भाई शिक्षा यानी नॉलेज की बात की गई है। तो के का मतलब क्या हो गया? नॉलेज। नॉलेज मतलब शिक्षा हो गई। तो के वाले में किसकी बात की गई है? तो काका, संरक्षक, अभिभावक, या फिर किसकी बात की गई है? संरक्षक की बात की गई है। या फिर के को किससे याद रख सकते हो? नॉलेज से याद रख सकते हो, जिसको हम शिक्षा से जोड़ सकते हैं। तो ये अपने 51 ए में 11 मूल कर्तव्य दिए हुए हैं। अब हम चर्चा करेंगे मूल कर्तव्यों की प्रकृति की, कि मूल कर्तव्यों की प्रकृति कैसी है। देखिए, शुरू में हमने चर्चा की थी मूल कर्तव्यों की प्रकृति कैसी है। तो मूल कर्तव्य क्या है भाई? वाद योग्य हैं या अवाद योग्य हैं? मूल कर्तव्य क्या है? अवाद योग्य हैं। मूल कर्तव्य कैसे हैं? अवाद योग्य हैं। तो मूल कर्तव्य की प्रकृति क्या है? अवाद योग्य है। अवाद योग्य का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते। और दूसरी बात है, हम अगर सरकार के द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करती है तो उसके आधार पर हम उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। यानी मूल कर्तव्यों से संबंधित किसी बात के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? इसकी प्रकृति कैसी है? अवाद योग्य है। और अवाद योग्य है, इसका मतलब क्या है? इसकी प्रकृति नैतिक है। न्यायालय में नहीं जा सकते, इसका मतलब इसकी प्रकृति क्या है? नैतिक प्रकृति है। क्या मूल कर्तव्य बाध्यकारी हैं? क्या मूल कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है। इनकी प्रकृति बाध्यकारी नहीं है। कोई व्यक्ति पालन करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो ठीक है। क्योंकि मूल कर्तव्य वाले चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है कि सरकार इनको पालन करवाने के लिए विधि बनाएगी या सरकार इनको पालन नहीं करने वाले को विधि के द्वारा दंड देगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप देख लीजिए, ये मूल कर्तव्य वाला चैप्टर है, इसमें इस प्रकार का कोई बात इसमें नहीं लिखी गई है। ये देखिए, ये मूल कर्तव्य का चैप्टर है, 51 के दिया हुआ है, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के तक दिया हुआ है। ये इतना ही चैप्टर है, इसमें किसी प्रकार की कोई बात नहीं लिखी गई है। न तो ये लिखा गया कि ये अवाद योग्य है, न ये लिखा गया कि इसको उल्लंघन करने पर विधि बनाई जाएगी और दंड दिया जाएगा। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसलिए इनकी प्रकृति क्या हो गई? इसलिए इनकी प्रकृति हो गई अवाद योग्य, नैतिक, और ये बाध्यकारी नहीं है। तो इनकी प्रकृति भी क्या है? अवाद योग्य है। हालांकि इसमें लिखा नहीं गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं लिखा गया है कि उल्लंघन करने पर दंड दिया जाएगा। ये तो संविधान की बात हो गई, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखें तो क्या उनके उल्लंघन के लिए दंड दिया जा सकता है क्या? तो व्यवहारिक रूप से इनके उल्लंघन के लिए दंड दिया जा सकता है। जैसे
अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र ध्वज का, जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्र ध्वज को फाड़ता है या उसको जलाता है तो उस व्यक्ति को क्या दिया जाएगा? ये दंडनीय अपराध है और यह आईपीसी की धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। कोई व्यक्ति महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाता है तो मूल कर्तव्य में तो इसके लिए कोई दंड नहीं है, लेकिन आईपीसी की धारा के अंतर्गत महिला के सम्मान के विरुद्ध अगर कोई बात करते हैं अपने, तो आईपीसी के अंतर्गत क्या है? वो दंडनीय अपराध है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर वोट मांगता है तो वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम यानी आरपी एक्ट के अनुसार भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। और अगर कोई व्यक्ति अपने भाषण के माध्यम से या अपने कर्तव्य के माध्यम से समाज में हिंसा फैलाता है तो वो भी आईपीसी की धारा के अंतर्गत क्या है? दंडनीय अपराध है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मूल कर्तव्य हैं उनको सैद्धांतिक रूप से तो वो अवाद योग्य हैं, संविधान में तो उनके लिए ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन संसद विधि बनाकर उनको लागू करवा सकती है। संसद कोई विधि बना दे और जो मूल कर्तव्य में जो बातें दी गई हैं उनके उल्लंघन के लिए संसद कोई विधि बना सकती है और उनके अनुसार फिर दंड दिया जा सकता है। जैसे राष्ट्र ध्वज के अगर अपमान करते हैं अपन, तो इसके लिए संसद के द्वारा विधि बनाई गई है कि कोई व्यक्ति राष्ट्र ध्वज का अपमान करेगा तो उसको 2 महीने की सजा होगी या 4 की होगी। तो इस आधार पर किसी व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। तो इस प्रकार संसद के द्वारा विधि बनाकर किसी मूल कर्तव्य का पालन न किया जाना अपराध घोषित किया जा सकता है। तो ये सारे जो आपको मैंने बताए हैं उदाहरण, ये मूल कर्तव्य की बातें हैं, लेकिन इनके लिए संसद ने कानून बनाया हुआ है और उनके अनुसार ये दंडनीय अपराध हैं। लेकिन आपके सवाल आता है कि मूल कर्तव्य की प्रकृति क्या है? तो अवाद योग्य ही करना है। इसके बाद में देखो अगला जो अपना बिंदु है वो है मूल कर्तव्य, मूल अधिकार और डीपीएसपी में संबंध। अगला जो अपना टॉपिक है मूल कर्तव्य और मूल अधिकार में क्या संबंध है और मूल और डीपीएसपी और नीति निर्देशक तत्व में क्या संबंध है, नीति निर्देशक तत्व में क्या संबंध है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में क्या संबंध है। मूल अधिकार क्या होते हैं? भाग 4 क में दिए हुए हैं। ये कहाँ दिए गए हैं? भाग 3 में दिए हुए हैं। ये कहाँ दिए गए हैं? भाग 4 में दिए हुए हैं। मूल कर्तव्य क्या है? अवाद योग्य हैं। मूल अधिकार वाद योग्य हैं और नीति निर्देशक तत्व भी क्या है? अवाद योग्य हैं। ठीक है, ये हो गई बात यहां तक। उसके बाद देखो मूल कर्तव्य व्यक्ति के कर्तव्य हैं। किसके प्रति? व्यक्ति के राज्य के प्रति कर्तव्य हैं। व्यक्ति के राज्य के प्रति कर्तव्य। और मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार राज्य के व्यक्ति के प्रति कर्तव्य हैं। राज्य के व्यक्ति के प्रति कर्तव्य। और डीपीएसपी भी क्या है? राज्य के कर्तव्य हैं। राज्य के कर्तव्य हैं। ठीक है, और फिर और अगर देखें अपन अंतर, तो मूल कर्तव्य में क्या होता है? राज्य के अधिकार हैं। राज्य के अधिकार और शक्तियां हैं। मूल अधिकार में क्या है? व्यक्ति के अधिकार दिए हुए हैं। व्यक्ति के अधिकार दिए हैं। व्यक्ति के अधिकार दिए हुए हैं। तो ये इन तीनों में आपस में संबंध है, ये आपकी जानकारी के लिए बता दिया। इसके बाद देखो अगला जो टॉपिक है अपना, अगला जो बिंदु है वो है मूल
कर्तव्य का विस्तार के लिए कौन सी समिति बनाई गई है, कौन सी समितियों ने क्या मूल कर्तव्य के बारे में कहा है। तो ये 2 समितियां हैं। देखो, पहली समिति है 2002 में बनी थी, वेंकट चलैया आयोग, वेंकट चलैया आयोग, और इसको क्या बोलते हैं, NCRWC, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के कार्यकरण के लिए यह आयोग 2002 में बना था। इस आयोग ने कहा है कि भाई एक तो मतदान करना और कर देना यानी टैक्स देना, ये जो कर्तव्य हैं ये भी संविधान में जोड़ देने चाहिए कि हर व्यक्ति को मतदान करना अनिवार्य कर दें, उसका कर्तव्य बना दें, और टैक्स देना भी उसका कर्तव्य बना दें। ये प्रावधान भी मूल कर्तव्य में जोड़ना चाहिए। इन्होंने ये सिफारिशें की थी। और 1998 में JS वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, समिति बनाई थी, और इस समिति का बनाने का क्या उद्देश्य था, मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए सिफारिश देना, मूल कर्तव्य के क्रियान्वयन हेतु सिफारिशें देने के लिए समिति बनाई थी। तो ये इस प्रकार मूल कर्तव्यों के लिए कई समितियां हैं जिनकी सिफारिशें आपके सामने हैं।